कक्षा 12वीं के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विद्यानिधि आचार्य, आपका संस्कृत शिक्षक। आपके संस्कृत के कुछ आदर्श प्रश्न रखूंगा। उन आदर्श प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके सामने रखूंगा, प्रश्न पत्र रखूंगा, प्रश्न पत्र का समाधान भी आपके सामने रखूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आदर्श प्रश्न को समझना जरूरी है। हमारा जो आदर्श प्रश्न एक हमने आपके सामने उपस्थित किया है, लिख दिया है मैंने, प्रश्न पत्र प्रथम सत्र के लिए ही है और कक्षा 12 है, विषय संस्कृतम है, कोड नंबर 322 है। इसके अतिरिक्त हमारे पास जो प्रश्न होंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में 50 प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न में से 40 प्रश्न हमें करने हैं। तो इसलिए मैंने लिखा 9 प्रमुखा प्रश्न संति, 9 तरह के प्रश्न होंगे। प्रश्न 9 तरह के कौन कौन से होंगे? संधि होंगे, समास होंगे, प्रकृति प्रत्यय, उपपद विभक्ति, भाषिक कार्य, प्रसंग, रचना, महाकाव्य और नाटक। इतने तरह से के प्रश्न होंगे हमारे सामने। सबसे पहले फिर से मैं बता दे रहा हूं, 9 प्रश्न होंगे, प्रमुख 9 प्रश्न होंगे, यानी कि संधि होगा, समास होगा, प्रकृति प्रत्यय होगा, उपपद विभक्ति होगा, भाषिक कार्य होगा, प्रसंग होगा, रचना और कवि के विषय में होगा, महाकाव्य और नाटक के विषय में जानकारी देनी है। और हमें करना क्या है? सभी प्रश्न समान अंक के हैं, 40 प्रश्न होंगे, करने हैं आपको। सभी प्रश्नों का एक एक अंक निर्धारित है। सर्वेषां प्रश्नानां कृते एक अंक निर्धारितः अस्ति। प्रश्नानां निर्देशः ध्यानेन पठन्तु। प्रश्नों के निर्देश को ध्यान से पढ़ें। हमारे पास अब यदि हम उसको वर्गीकृत कर चुके हैं, लेकिन हम 3 ग्रुप में इन सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न होगा अनुप्रयुक्त व्याकरणम। ये जो है 20 नंबर का होगा। इसमें संधि, समास, प्रकृति प्रत्यय ये सारे के सारे आ जाएंगे। और पठित अवबोधनम, यह भाषिक कार्य, प्रसंग, रचना ये आ जाएगा। और संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत साहित्य इतिहास, इसमें कवि, रचना, महाकाव्य, नाटक, हम इन चीजों को पढ़ेंगे। तो हम प्रश्नों को पढ़ने से पहले, प्रश्न को शुरू करने से पहले आपके सामने यह बता दें कि जो भी प्रश्न हैं, जैसे कि 6 प्रश्न दिए हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों को करना है। मैं 6 के 6 प्रश्न का उत्तर आपके सामने रखूंगा, लेकिन आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। 5 प्रश्न में से यदि किसी एक प्रश्न 6 के 6 प्रश्न का उत्तर दे दिया और 6 के 6 प्रश्न आपको लगता है कि करेक्ट है, तो आपको क्या करना है? हैश ग्रुप में जाकर के जो हैश बॉक्स बने हुए हैं उनमें से किसी एक को डार्क कर देना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर का मार्क्स ठीक ठीक मिल सके। तो मैं प्रश्न पत्र शुरू करता हूं। तो बच्चों ये देखिए, हमारा जो पहले प्रश्न का ग्रुप था संधि का, यहां पर लिखा क्या है? अधोलिखित रेखांकित पदानाम। अधो मतलब नीचे, लिखित लिखे हुए, रेखांकित पदानाम रेखांकित पदों का समुचितम संधि पदम संधिच्छेदम व समुचित जो अच्छा लगता हो ऐसा संधि पद या संधिच्छेद, संधि विच्छेद, प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुता। प्रदत्त विकल्प जो दिए गए विकल्प हैं, 4 विकल्प हैं, उनमें से चुनना है। क्योंकि ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, इसलिए 4 विकल्प देने जरूरी है। ये प्रश्न जो है 6 प्रश्न का ग्रुप है, यानी कि 7 प्रश्न दिए हुए होंगे, 6 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? वन गमन निवृत्ति पार्थिवस्यैव। वन गमन की जो निवृत्ति है वह पार्थिवस्यैव, पार्थिवस्य प्लस एव तावत, ये पार्थिव के लिए है, राजा के लिए है। आपने इसको समझ लिया। अब यहां पर क्या करना है? अंडरलाइन किया है। क्या अंडरलाइन किया है? पार्थिवस्यैव। ये जो पार्थिवस्यैव शब्द है, अब इसको संधि युक्त बना है। संधि विच्छेद पार्थिवस्य प्लस एव, अ और ए मिलकर के क्या बनता है? ऐ, और ये होती है वृद्धि संधि। पार्थिवस्यैव, ये तो ए ही है। पार्थिवस्यैव और पार्थिवस्याव, पार्थिवस्योव, ये तो हो ही नहीं सकता।
ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, तो हमारा ये उत्तर ठीक होगा। तो हम इसको ठीक करेंगे। आपके पास जो स्टार बॉक्स है, स्टार बॉक्स में हमने जैसे यहाँ ख लिखा है, आपके पास ख लिखने की सुविधा है, आप वहां पर बी लिखेंगे। वैवस्वतो, अगला प्रश्न है, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीय मनीषी नाम, इस तरह से श्लोक है। मनीषी नाम माननीय, मनीषियों में चिंतन करने वालों में माननीय माननीय है। अब 4 विकल्प एक प्रश्न में दिया है। सबसे पहला विकल्प क्या है? यह शब्द है विच्छेद वाला, मनुर्नाम। अब मनुर शब्द यहां लिख दिया, फिर नाम शब्द लिखा है। उसके बाद नीचे ख में देखो मनुह लिखा है, फिर र नाम लिखा है। या ग में देखो मनु है और उसके बाद नाम है, और घ में है मनु दिया है लेकिन नाम शब्द दिया है। अब मनु, ये देखिए जब मनु शब्द है ऊपर रेफ है तो ये विसर्ग होना स्वाभाविक है, इसलिए विसर्ग हो गया, बहुत अच्छी बात है। नाम शब्द ऐसे कैसा है, इसलिए नाम का शब्द ऐसे कैसा लिख लेंगे, मनुह नाम मनुर्नाम, ये है रेफ को विसर्ग को रेफ हो गया है। तो हमारा जो उत्तर है वो ये ग है। अगला देखिए, दौवारिक गंभीर स्वरेण एवं अवादित, ये है संधि, विच्छेद करना है यहां पर। अवादित यहां बोला, गंभीर स्वर में बोला। अब जब गंभीर स्वरेण एवं कहा तो नंबर 1 लिखा है गंभीर स्वरेण एवं, गंभीर धन स्वरेण एवं। ख में देखिए गंभीर स्वरेण प्लस एवं, यहां पर ग में देखिए गंभीर स्वर प्लस एवं, और यहां पर लिखा है गंभीर स्वर स्वरेण एवं। तो ये भी नहीं हो सकता, गंभीर स्वर भी ये है और एक गंभीर स्वरेण और एवं, यह शब्द क्या है, गंभीर स्वरेण एवं। तो हमारा ये ठीक है, ख हम ठीक करेंगे तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ख। तो इस तरह से हम जो है हर चीज को समझते चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों ये देखिए, आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ते, आचार्यो है फिर अंतेवासिनम है, यहाँ आचार्यो ऐसे ही है, अंतेवासिनम ये ऐसा कैसा उतार दिया है। दूसरे में देखिए आचार्य लिखा है, ओंतेवासिनम लिखा है। तीसरे में आचार्य लिखा है, आचार्य विसर्ग है और अंतेवासिनम है। आचार्य यहाँ पर विसर्ग नहीं है, अंतेवासिनम विसर्ग नहीं है। आपको यह ध्यान रखना है, ये पर रूप का उदाहरण है, सॉरी हाँ, पूर्व रूप का ये उदाहरण है कि विसर्ग जो था विसर्ग को ओ हुआ है। तो यहां पर देखिए ये तो पहले से ओ है, फिर अंतेवासिनम ये दिया हुआ है, इसलिए ये ठीक नहीं है। यहां पर ओ लिखा हुआ है इसलिए भी गलत है, यहाँ विसर्ग भी नहीं है, यहां पर भी विसर्ग नहीं है, अंतेवासिनम तो है विसर्ग नहीं है। विसर्ग को ओ हुआ है और ओ के बाद यदि अंत अ है तो उसको एक अवग्रह हो गया है, ये जो अवग्रह है, तो हमारा ये ठीक है, इसलिए हम इसको लिखेंगे ग। तो कारण को हमें समझना पड़ेगा। प्रजानाम एव भूत्यर्थम सहताभ्यो बलिमग्रहित, प्रजा की भूति के लिए प्रजा की कामना से ही सहताभ्यो बलम अग्रहित, यह भूत्यर्थम है। भूति का मतलब होता है कल्याण, भूति विभूति संभूति। तो यह देखिए, तो सीधी सी है, अर्थम शब्द तो सब जगह दिखाई दे रहा है, तो अर्थम यहां पर भी है। जैसे पढ़ने के लिए पठितार्थम या पठितुम, जैसे हम प्रयोग करते हैं, खादनार्थम खादितुम, धनार्थम धनित, जब प्रयोग करते हैं ऐसे ही भूत्य प्लस अर्थम। यदि अर्थम है तो फिर भूत्य कैसे रहेगा, भूत प्लस अर्थम भूतार्थम हो जाएगा, भूति प्लस अर्थम और भूत्य प्लस अर्थम, तो ये तो संधि होगी ही नहीं। तो ये संधि यहाँ पर ठीक है, भूति प्लस अर्थम भूत्यर्थम, भूति का अर्थ है धन।
नेक्स्ट है, अगला है देखो, एक शरीर संक्षिप्ता, एक शरीरेन एव संक्षिप्ता, एक शरीर संक्षिप्ता, एक ही शरीर में पर्याप्त। पृथ्वी रक्षितव्या इति, ये देखिए संधि है पृथ्वी रक्षितव्या प्लस इति। अब यहां पर देखिए रक्षितव्य ति, रक्षितव्या और ति ऐसे कैसे बना दिया? तो यहाँ आ और ई मिलकर के ए जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। यहाँ रक्षितव्येति, ये तो ए नहीं है, आई है। फिर रक्षितव्योति, ये भी ओ है। यहाँ रक्षितव्य प्लस इति, आ और ई मिल करके ए हुआ, ये गुण संधि हुई। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ये घ उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए बच्चों, 7वां प्रश्न है। 6 प्रश्न करने हैं, लेकिन ये 7 प्रश्न दिए जैसे मैंने पहले कहा है। मुझे तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपके सामने रखने हैं। दौवारिकः जोड़ तू, दौवारिकः तू ताम आकृष्य नयन्नेव प्रचलितः, ताम उसे आकृष्य खींचते हुए, नयन एवं ले जाते हुए ही प्रचलित चल पड़ा। नयन और क्षत्रिय प्रत्यय है, नयन हो गया नय नि धातु में। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, दौवारिकस्तु, यहां विसर्ग को स बनाया। दौवारिकस्तु तालब विष है, यहां दंत स है। दौवारिकस्तु यहां मूर्धन्य स है, और दौवारिकः तु। अब यहां पर दौवारिका वैसे का वैसा रख दिया और तू भी रख दिया। तथा दाधा न तवर्ग है, और दंत स इसको बोलते हैं, दांत से ही तवर्ग बोले जाते हैं, इसलिए क के बाद विसर्ग को स हुआ। ये श या ये विसर्ग ऐसा नहीं रह सकता, इसलिए ये ठीक है। आप इसको टिक करेंगे। आगे प्रश्न लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अधोलिखित वाक्येषु, नीचे जो दिए गए वाक्य है उसमें रेखांकित पदानाम, रेखांकित अंडरलाइन पदानाम पदों का समुचितम समुचित समस्त पदम चिनुत, समस्त पदम विग्रह वाक्यम व समुचित पद, या तो समस्त पद चुनना है या विग्रह वाक्य जो दिया हुआ है उसको चुनना है। इसमें केवल 5 प्रश्न करने हैं, और प्रश्न शुरू होता है 8वां। धैर्यस्य सागरः लक्ष्मणः केन क्षोभित, धैर्य का सागर। अब धैर्येन सागरः, और ख में है धैर्यस्य सागरः, धैर्याय सागर चतुर्थी, धैर्यात् सागर, धैर्य से सागर। अब जैसे राष्ट्रस्य भक्ति, राष्ट्रभक्ति, धैर्यस्य सागर, धैर्य सागर, ठीक उसी तरह से ये तत्पुरुष है और षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसलिए इसका उत्तर हम ख में देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, दुष्टः उर्गक्षता अंगुलीव त्याज्य। उर्गक्षता शब्द दिया है, उर्गेन, उर्ग का मतलब होता है सांप और क्षता का मतलब काटा हुआ। उर्गेन क्षता, उर्गक्षता, उर्गस्य क्षता, उर्गक्षता, 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 उर्गाक्षता, उर्गक्षता। यहाँ पर सप्तमी है, यहाँ पर चतुर्थी है, यहाँ षष्ठी है, यहाँ तृतीया है। उर्ग के द्वारा, सांप के द्वारा क्षत विक्षत किया जाना, उर्गेन क्षता, यह क यहाँ पर प्रयोग करेंगे और इसका उत्तर क देंगे। और अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है 10 नंबर, कथम सन्यासिनो अपि कठोर भाषणै तिरस्करोति। सन्यासी को भी कड़वे वचनों से, कठोर वचनों से तिरस्कृत कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो, अपमानित कर रहे हो। अब कठोरै भाषणै, कठोरम भाषणै, कठोरस्य भाषणै, कठोरा भाषणै। कठोरा भाषणै कैसे करेंगे? भाषण शब्द तो यहाँ पर नपुंसकलिंग है। कठोरस्य भाषणस्य होना चाहिए, फिर कठोर भाषणै क्यों करेंगे? और कठोरम द्वितीय विभक्ति है, इसको भी क्यों करेंगे? जब भाषणै तृतीय विभक्ति है तो विशेष्य के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग करेंगे। हमारा विशेषण विशेष्य भाषण है, इसलिए इसको भी हम उसी विभक्ति में बदलेंगे, क नंबर रखेंगे।
कठोरै भाषणे। माता देवो यस्य स, आपने अनुशासनम पाठ में इसको पढ़ा है। माता देवः, मातृदेवः, माता देवो, मातदेवो, तो क्या है, आपने क्या पढ़ा है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो ये याद रखिए। ख, आगतम च प्रत्यागतम च विदधाना, आना और जाना, जानते हुए। प्रताप दुर्ग दौवारी का, प्रताप दुर्ग के, प्रताप के किले का जो द्वारपाल है, पादक्षेप ध्वनिम श्रोषित, पैरों के चलने की ध्वनि को सुनता है। अब यहां पर है आगत प्रत्यागतम, आगत प्रत्यागतानाम, आगतम च प्रत्यागतम च, आगतम प्रत्यागतम। तो हमें क्या करना होता है कि आना जाना, आना और जाना। तो यहां पर जो है समास करने का तात्पर्य यही होता है कि हम कोई न कोई विभक्ति को हटा देते हैं। आगतम च प्रत्यागतम च, आगतम, आगत प्रत्यागतम। एक मिनट। तो आपने इन सबको देखा, लेकिन आगत प्रत्यागत, ये जो आगत प्रत्यागतम है, केवल यही उत्तर ठीक रहेगा। बाकी आगतम प्रत्यागतम ये तो ऐसे है, दिनम दिनम प्रतिदिनम, तब भी हम बदलते हैं। तो ये जो है ठीक है, बाकी ठीक नहीं है। ये उत्तर ठीक हुआ। कब? तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न था, एवं अभिज्ञाय, इस प्रकार से जानकर, त्वया तुझे, उचितम अनतिक्रम्य व्यवहरिष्यति, उचित का अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य का मतलब है के अनुसार, व्यवहरिष्यति व्यवहार करेगा। अब यहां देखिए, उचितम अनतिक्रम्य, ये ऐसे का ऐसा ही मिलाकर रख दिया है। अनतिक्रम्य उचितम, यहां अनतिक्रम्य को पहले ले आया, उचितम को बाद में कर दिया। उचितम यथा, यथा लिखा है अनतिक्रम्य के बदले में, और उचितम रखा है। और यथोचितम आपने कई बार पढ़ा है, ये अव्ययी भाव समास है। और अव्ययी भाव समास में यथोचितम, यथेष्टम, यथा कालम, यथा समयम, इस तरह के अव्यय का प्रयोग होता है। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए घ रखिए। और उचितम अनतिक्रम्य, यह ठीक है। अनतिक्रम्य का मतलब है के अनुसार, और उचितम तो सब जगह दिखाई दे रहा है। अनतिक्रम्य के बदले में यथा का प्रयोग हुआ है, और यथा शब्द को अव्यय भाव समास है, पूर्व पद प्रधान है, पहले आ गया है। इदानीम अपि संदेह किम, क्षमा, इस समय भी संदेह है क्या? क्षमा। मनस्विताया अभाव, मनस्विता का क्या अभाव हो गया? आपके अंदर क्या मनस्विता का अभाव हो गया जो आप क्षमा नहीं कर सकते? तो आगे यहां देखिए, कले में लिखा है, यथा मनस्विता, निर्मनस्विता, प्रतिमनस्विता, अनुमनस्विता। मनस्विताया अभाव, यह भी अव्यय भाव समास है। जैसे जलानाम अभाव, यहां षष्ठी विभक्ति है, जलानाम में मैंने बहुवचन कर दिया। मक्षिका नाम अभाव, निर्मक्षिकम, जलानाम अभाव, निर्जलम। इसी तरह से जनानाम अभाव, निर्जनम। तो इस तरह से जब प्रयोग करते हैं तो हम क्यों नहीं इसको हम वहीं पर मानेंगे? निर्मनस्विता, मनस्विताया अभाव, निर्मनस्विता, ख। इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिए। अगला प्रश्न शुरू होता है, ग्रुप अगला शुरू है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समुचितम संयोजितम विभाजितम व प्रकृति प्रत्ययम प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुत। ये जो वाक्य दिए गए हैं, इसमें भी अंडरलाइन वाक्य है और अंडरलाइन वाक्य है। उसमें क्या है? संयोजन किया गया या विभाग किया गया है। ऐसे प्रकृति प्रत्यय का अलग अलग लिखना है। और यहाँ पर लिख दिया है, वैवस्वतो मनुर्नाम मनीषी नाम माननीय। आपने कई बार पढ़ा है। तो मान शब्द है और अनियर प्रत्यय है। अब यहाँ पर देखिए, क में माननीय और यहाँ ख में क्या है? मननीय।
ग में क्या है, माननीयर, मान और अनियर ऐसे कैसा लगा दिया है, और घ में है मानानीय। तो ये और ये देखिए मात्रा अधिक कम करके केवल लिख दिया है, पाद पूर्ति कह लीजिए, ये क ठीक है। माननीयो मनीषी नाम आपने कई बार पढ़ा है, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीय मनीषी नाम, ये कालिदास की पंक्ति है रघुवंश के, और इसे आपने पढ़ा है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, समीपम आगत्य, समीप में आकर के सन्यासीना उक्तम, उक्तम में क्या धातु है, क्या प्रत्यय, ये बताना है। तो क में है वच प्लस क्त, ख में है उच प्लस तम, और ग में है वक प्लस क्त, और घ में है उक प्लस क्त। आपको ये बता दूं कि वच प्लस क्त व को उ संप्रसारण होता है, जैसे कि वच उक्तम, वस उषितम, वक उपतम, इस तरह से जो है व को उ संप्रसारण होता है। तो ठीक उसी तरह जैसे यन है, यन का उल्टा संप्रसारण होता है, क ठीक है। यह शुद्धिमति तदन्वय दलीप प्रसूत, तो शुद्धिमति शब्द का हमने प्रयोग किया, शुद्धि प्लस मतुप, शुद्धिमति शुद्धिमत रहेगा या शुद्धिमतुप रहेगा, शुद्धिमति रहेगा या शुद्धिमति रहेगा। वहां पर देखिए पुल्लिंग में शुद्धिमति तदन्वय दलीप प्रसूत, ये है आपके पास ख ग, और ये मैंने लिख दिया है। दौवारी कहतु तम, ये नयन शब्द है, अंडरलाइन है, और नयन में नय प्लस अन, नी प्लस अत, अत तो होता ही नहीं है, और ये अन प्रत्यय जो है अलग है, ल्यूट से अन्न होता है। नी प्लस सत्री, नय प्लस न, ये भी कोई प्रत्यय नहीं है, ये भी कोई प्रत्यय नहीं है। तो आपको क्या करना है, नी धातु से जब क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे तो नयन, चलन, पठन, खादन, हसन, लिखन, इस तरह का प्रयोग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ग, इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा है, उस 19 नंबर प्रश्न है, राज्ञा हस्ते नैव विसर्जित, ये शब्द था। वी प्लस सृज प्लस त, ये होना चाहिए था, यहाँ वी प्लस सर्ज प्लस त है, ये इसलिए नहीं होगा। वी प्लस सृज प्लस त, वी प्लस सर्जी प्लस त, वी प्लस सृज प्लस त, ये भी नहीं हो सकता। तो ये होगा ख विसर्जित। वी प्लस सृज धातु है, त प्रत्यय है। भाषमाने नैव द्वास्थेन क्षम्यता में ऐसा आगच्छामि, उसने द्वारपाल पर स्थित लोगों से बोलते हुए कहा, आता हूं। भाषमाने प्लस मानेन, यह शब्द है, ये अंडरलाइन। भाष प्लस मानेन, भाष प्लस मानेन, भाष प्लस सानच, भाष प्लस मानच। अब ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति प्रत्यय कर रहे हैं, ये प्रत्यय तो नहीं है, ये भी प्रत्यय नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा, क्त, क्तवतु, त्वा, ल्यप, सत्री, सानच, कहीं आपने ये नहीं पढ़ा होगा, ये तो बनने के बाद होता है। तो ये सानच प्रत्यय है, भाषमान जब बनता है तो ये हो गया ग नंबर उत्तर। उसी तरह से है हंत निवेदितम अप्रभुत्वम, अब अप्रभुत्वम शब्द है, अप्रभु प्लस त्वम, प्रभु प्लस त्वम, अप्रभु प्लस त्व, और अ प्लस प्रभुत्वम। अब त्वम प्रत्यय तो होता नहीं है, त्वत् प्रत्यय होता है, और त्वत् प्रत्यय होने की वजह से त्वत् का त बचता है, इसलिए अप्रभुत्व, ये ग उत्तर होगा। आगे देखिए, जो हम आगे उपपद विभक्ति की बात करेंगे, समुचितम उपपद विभक्ति रूपम चिनुत, और समुचित उपपद विभक्ति चुनना है, और इन प्रश्नों में से केवल 3 प्रश्नों का उत्तर देखना है, इसलिए आगे देखिए। अब यहां पर शुरू करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। आचार्य पदम प्राप्य, आचार्य के पद को प्राप्त करके यदि मैं शिक्षक बन करके जीवन कलाम शिक्षयिष्यामि, जीवन कला की शिक्षा दूंगा। किनको देगा शिक्षण कला? जब भी हम देते हैं तो देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं। जब भी आपने कहा तुभ्यम, मह्यम, शिक्षकेभ्य, शिष्येभ्य, आचार्येभ्य, कोई भी चीज जब हम देते हैं तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये तृतीया है, ये षष्ठी है और ये सप्तमी है, इसलिए हमारा
ये उत्तर ठीक है। क शिष्येभ्य ख ये उत्तर आ जाएगा। दव्वारिकः इत आया ही किमपि, इधर आओ। दव्वारिकः इत आया है, हे द्वारपाल इधर आओ। किमपि कथयिष्यामि कुछ कहूंगा। कहाँ कहेगा? कान में। कर्णात कान से, कर्णस्य ये पंचमी है, ये षष्ठी है, ये तृतीया है। कान में कुछ कहेगा। कर्णे कथयिष्यामि, तो यहाँ ग का प्रयोग करेंगे। अतः परम मातुः श्रोतुम न इच्छामि। अतः परम इसके आगे श्रोतुम न इच्छामि, माता के विषय में कोई भी निंदा चुगली सुनना नहीं चाहता। परिवादम का मतलब ही है निंदा चुगली करना। तो परिवादम, परिवादाय, परिवादः, परिवादस्य ये नहीं होगा, क होगा परिवादम। और आगे है, यहाँ डैश है, न प्रमदितव्यम। न से पहले हम पंचमी विभक्ति द्वितव्य प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा अनुशासनम पाठ में तव्यत प्रत्यय से पहले न था, यह व्यंजन होने की वजह से हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। धर्मात् न प्रमदितव्यम, सत्यात् न प्रमदितव्यम, इस तरह का प्रयोग है। तो यहाँ सत्यात् का प्रयोग करेंगे। सत्यम, सत्यन और सत्यस्य इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ग का प्रयोग करेंगे तो हमारा उत्तर ग होगा। तात्पर्य यही था कि व्यंजन से पहले हम क्या करेंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तव्यत प्रत्यय के प्रयोग में धर्मान् न प्रमदितव्यम, सत्यान् न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम, इस तरह का क्या कहते हैं अनुशासन पाठ है। और इससे आगे हम शुरू करते हैं। हमने अब खंड ख शुरू किया है, पठितावबोधनम। यहां पर भाषिक कार्य शुरू कर रहे हैं, भाषागत कार्य। निर्देशानुसारम उत्तराणि चिनुत, निर्देश के अनुसार उत्तर चुनना है। केवलम प्रश्न षटकम, 6 ही प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न शुरू होता है यहाँ 26 नंबर। सन्यासिनो अपि कठोरै भाषणै तिरस्करोषि, सन्यासियों को भी कठोर वचनों से तिरस्कृत करते हो। अत्र विशेषण पदम किम, विशेष्य पदम किम, विशेष्य क्या होता है? जो विशेष्य होता है उसी का विशेषण होता है। अब भाषणई और कठोरई ये सन्यासी ना तो हो नहीं सकता क्योंकि सन्यासी किसी का विशेषण नहीं होगा। भाषणई कठोरई तिरस्करोषि, विशेष्य क्या है? किसी की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। भाषण की विशेषता बताने वाला शब्द कठोर है। तिरस्करोषि क्रिया है। सन्यासी यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, भाषण तृतीया विभक्ति है और कठोर तृतीया विभक्ति है। और कठोर नहीं हो सकता, जैसे कि आप उदाहरण सामान्यता देखेंगे, काले बाल, बाल की विशेषता काला है, न कि काले की विशेषता बाल है। इसलिए भाषण ही जो पहले प्रयोग होगा वह विशेषण होगा, जो बाद में प्रयोग होगा वह विशेष्य होगा। इस चीज का ध्यान रखिए। तो ख उत्तर हम इसका देंगे। प्रजानामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिम अग्रहित, प्रजा के कल्याण के लिए ही उसने बलिम अग्रहित, बलि का ग्रहण किया यानी टैक्स लिया। अत्र कल्याणार्थम, यहाँ पर कल्याण शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। भूत्यर्थम शब्द है और कल्याणार्थम शब्द देखिए। भूत्यर्थम प्रजानाम बलिम और अग्रहित, अग्रहित तो क्रिया है, बलि का मतलब टैक्स है, प्रजानाम प्रजा के लिए, तो बचता है भूत्यर्थम। तो यहाँ पर ये देखिए भूत्यर्थम और कल्याणार्थम, इसी चीज को देख करके हम इस अर्थ को भी ले सकते हैं कि हमें ये समझने की आवश्यकता है भूति के लिए और कल्याण के लिए, कल्याण पर अर्थ में है। सपरीक्षीकृत सागराम, उसने सागर की को ही परीक्षा बना दिया है। उर्विम शासक, पूरी पृथ्वी पर शासन किया, यानी पृथ्वी पर शासन करते हुए उसने सागर को ही परीक्षा बना दिया। परीक्षा से तात्पर्य क्या है? परितः खनति, आपने बड़े बड़े किले देखे होंगे, किले के चारों तरफ जो है क्या कहते हैं गड्ढे खोद दिए जाते हैं, परीक्षा उसी को कहा जाता है। परीक्षीकृत सागरम, सागर को माने परीक्षा बनाया है। परीक्षीकृत तो तात्पर्य है कि जैसे किले के साथ में एक परीक्षा बनाई जाती है। परीक्षा बनाने के पीछे मूल मकसद होता था पानी कितना है इसकी जानकारी लोगों को नहीं हो पाती थी, और उस जमाने में लोग दौड़ करके
और उस तरह से जो हथियार का प्रयोग करते थे या दौड़ करके जो है किले पर चढ़ने की कोशिश करते थे, तो बहुत सारे लोग वैसे ही उसमें पानी में डूब मरते थे। तो यहाँ पर हमें उस चीज के तरफ नहीं जाना है, बल्कि यहाँ पर ये ध्यान रखना है सर्वनाम पद का प्रयोग किया। किसके लिए किया? दशरथ के लिए, दिलीप के लिए, मुंज के लिए, भोज के लिए। तो हम दशरथ से नहीं, मुंज से नहीं, भोज से नहीं, बल्कि दिलीप की चर्चा कर रहे हैं प्रथम सर्ग में रघुवंश में, तो दिलीप के विषय में तो यहाँ पर प्रयोग किया है ख। अगला देखते हैं, अगला तो यहाँ शब्द आगे प्रयोग किया 29 नंबर क्वेश्चन में, सत्यम कथय, सत्य बोलो, कस तुम कौन हो। अत्र कथय, यहाँ पर ये जो कथय क्रिया प्रयोग किया है, इसका कर्ता कौन है? तो यहाँ क्या प्रयोग करें? सत्यम त्वम कह कथय। तो कर्ता क्या है? जब कर्ता है तो क्रिया होगी, क्रिया है तो कर्ता होगी। तो कथय शब्द कहाँ का प्रयोग है रूप? तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में है कथय, इसलिए त्वम प्रयोग करेंगे। कर्तृ पदम त्वम, और ये आ जाएगा ग अंश। दुष्ट प्रिय अपि तस्य त्याज्य आसीत, जो दुष्ट होते थे प्रिय अपि, प्रिय होने पर भी त्याज्य आसीत, त्याग देने योग्य थे। दुष्ट प्रिय अपि त्याज्य, जो प्रिय लोग थे और उनके अंदर यदि दुष्ट भाव था, वह भी त्याग देने योग्य थे। अत्र सज्जन पदस्य विलोम पदम की, सज्जन का उल्टा क्या? दुर्जन। तो यहाँ पर ढूंढना है क, प्रिय, दुष्ट, त्याज्य, तस्य। दुष्ट शब्द का प्रयोग करेंगे ग। नेक्स्ट है केवलम महाराज शिव वीरस्याज्ञाम शिरवयम शिरसा वहाम, हम केवल महाराज शिव वीर की आज्ञा को ही वहन करते हैं। यहाँ पर ये जो वहाम क्रियापदम है, ये किसके लिए प्रयोग किया? वयम वहाम हम प्रयोग करते हैं, वयम वहाम, तो वयम के लिए। अगला शब्द वाक्य है न वयम दौवारिका ब्राह्मणेभ्योऽपि आज्ञां प्रतीक्षामहे, हम यहाँ पर जो द्वारपाल हैं, हम ब्रह्मा की आज्ञा की भी प्रतीक्षा नहीं करते। अत्र सर्वनाम पदम वयम पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये जो सर्वनाम पद वयम है, जैसे वहां ऊपर क्रिया था वहां में यहाँ सर्वनाम वयम है, तो वयम सर्वनाम पद जो है किसके लिए प्रयोग किया? तो सन्यासी के लिए नहीं किया गया है, शिव जी के, शिवराज जी के लिए नहीं किया है शिव, और न ही ब्राह्मणों के लिए, ब्रह्मा के लिए किया है। तो किसके लिए किया है? द्वारपाल कह रहे हैं कि हम प्रतीक्षा नहीं करते, तो का उत्तर होगा। और इससे आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला शुरू करते हैं प्रश्न। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम उत्तरत, नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं उसमें रेखांकित जो वाक्य हैं जिसमें अंडरलाइन किया है, उसको प्रसंग के अनुसार उचितम उत्तरम चिनुत, उचित उत्तर लिखना है। और प्रसंग जो है यहाँ पर क्या है? केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है। अब वो जो 4 प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है? ताम्रम स्वर्णम विधातुम शक्या, ताम्र को सुवर्णम विधातुम शक्या, स्वर्णम ये है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, सुवर्णम शब्द का प्रयोग किया गया था, मैंने स्वर्णम सीधा लिख दिया है। क लौहम, रजतम, ताम्रम, कनकम, तो सोने का एक पर्यायवाची शब्द है कनक, कनक का मतलब सोना, और ये उत्तर हो गया घ। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, आचार्य के लिए प्रिय धन ला करके प्रजातंतु मां व्यवच्छेद, प्रजातंतु का व्यवच्छेद न करे, यानी प्रजातंतु पुत्र उत्पत्ति आदि का की जो व्यवस्था है उसका उल्लंघन न करे। तो यहाँ पर प्रश्न क्या आया है? कह शिष्याय
पुत्राय गुरवे जनकाय। प्रजातंतु से तात्पर्य क्या है? यहाँ पुत्र के लिए प्रयोग किया है, यानी कि संतान उत्पत्ति आदि के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। प्रजातंतु से मतलब संतानोत्पत्ति। शरीरे अरि प्रहरति, ये अरि शब्द अंडरलाइन है यहाँ। अच्छा, ये अंडरलाइन मैंने किया नहीं था। आचार्य, ये अंडरलाइन है आचार्य के लिए प्रिय धन ला करके। तो प्रियम धनम आहृत्य प्रयाजन तंतुम व्यवच्छेद। एक मिनट। तो ये वाक्य तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। आचार्य अंडरलाइन है और मैं प्रजातंतु का उदाहरण दे दिया, इसलिए इसको दोबारा से हम यह कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसको उत्तर लिखेंगे ख में। आचार्य शब्द के लिए प्रयोग किया, आचार्य अंडरलाइन है, आचार्य अंडरलाइन है, तो इसका उत्तर होगा गुरवे। ग। मैं प्रजातंतु मां व्यवच्छेद से प्रजातंतु की व्याख्या करने लगा था। 35 शरीर अरि प्रहरती, अरि का मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन का मतलब शत्रु। क मित्रम भ्राता भगिनी नहीं होगा, क होगा। नेक्स्ट है इंदु क्षीर निधाविव, यहां पर इंदु अंडरलाइन है और इंदु का पर्यायवाची शब्द है ख। चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और सूर्य नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे ख। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न। यहाँ प्रश्न आता है आगे 37 नंबर पर। प्रश्न तनुवाग विभवोपि सन रघुनाम अन्वयम बक्षे। किम बक्षे? अन्वयम बक्षे। अन्वय शब्द का अर्थ क्या है? अन्वितिम, वंशावलिम, आकारम, कीर्तिम। अन्वयम का रघु और उसके बाद का, यानी कि रघु की वंशावली का वर्णन कर रहे हैं, तो उत्तर होगा ख। खंड ग शुरू करते हैं संस्कृत साहित्य इतिहास। मैंने संस्कृत साहित्य के इतिहास के विषय में बहुत कुछ आपको जानकारी दी, कई सारे वीडियो के माध्यम से भी जानकारी दी और डिटेल से मैंने बताया है। तो भी हम यहाँ पर शॉर्टकट में देखेंगे, उतने डिटेल की यहाँ आवश्यकता नहीं। परीक्षा के प्रश्न, जो प्रश्न बने हुए हैं उन्हीं प्रश्नों के आधार पर हमें उत्तर चुनना है। समुचितस्य कवि रचनाया व चयनम कुरुत। समुचित कवि की रचना का चयन करना है। केवल प्रश्न 3, यानी कि 3 प्रश्न होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है प्रतिमा नाटक से रचयिता का। प्रतिमा नाटक की रचयिता कौन है? प्रतिमा नाटक है, उसकी रचयिता कौन है? मैंने आपको भाष्य और भाष्य के 13 नाटक बताए थे। 13 नाटक में प्रतिमा नाटक भी बताया था। क याद रखिए। भाष्य 12वीं मान ने महाकाव्य लिखा है। कालिदास के नाटक, कालिदास नहीं है प्रतिमा का नाटक का। अभिज्ञान, शाकुंतल, रघुवंश आदि का रचनाकार है। वाल्मीकि तो है ही नहीं किसी चीज का नाटककार। ये तो ये रामचरितम है, वाल्मीकि रामायणम है। तो हम यहाँ पर लेंगे क भाष्य। तैत्तिरीयोपनिषद ग्रंथात् पाठ्य पुस्तक का पाठ स्वीकृत। पाठ्य पुस्तक में जो अनुशासनम पाठ पढ़ा आपने, वो कौन से पुस्तक से है? तो मैंने शुरू में ही बताया, शिक्षा वल्ली, तैत्तिरीयोपनिषद, शिक्षा वल्ली। तैत्तिरीयोपनिषद है, तैत्तिरीयोपनिषद के शिक्षा वल्ली से हमने वो पाठ पढ़ा था। तो यहाँ पर पाठ के नाम दिया माधुराज्ञा गरीयसी, अनुशासनम, पंचतंत्रम, रघुवंशम। तो हमारा ये उत्तर क्या होगा? अनुशासनम ख। और अगला प्रश्न है अंबिका दत्त व्यास से रचना का अस्ति। अंबिका दत्त व्यास की रचना का नाम बताइए। अभिज्ञान, शाकुंतल, पंचतंत्र, शिवराज विजय और रघुवंश। तो शिवराज विजयम ये गद्य काव्य है इसका, अंबिका दत्त व्यास का, और हमने इसका उत्तर लिख लिया ग। तो आगे अगला प्रश्न शुरू करता हूं। तो बच्चों ये आगे देखिए, रघुवंश से रचयिता का, रघुवंश महाकाव्य है, इसके लेखक कौन है? भाषः भारवी, कालिदास, वेदव्यास। रघुवंश महाकाव्य के लेखक का नाम है महाकवि कालिदास। उत्तर होगा ग। अब आगे प्रश्न जो है, हमने जैसे कि लेखक और रचयिता के विषय में जाना। अब हम चलते हैं, पाठ शुरू करते हैं। महाकाव्यस्य गद्यस्य चंपू काव्यस्य च विधानाम समुचितम वैशिष्ट्यम चिनुत। समुचित वैशिष्ट्य बताना है
और यहां से केवल प्रश्न त्रयम 3 प्रश्न उत्तर लिखना है। फिर भी प्रश्न देखते चलिए। गद्य काव्यम कीदृशम भवति, गद्य काव्य किस तरह का होता है? छंदोरहितम, छंदोयुक्तम, छंदो सहितम, लय युक्तम। यह देखिए, सहितम और युक्तम एक ही चीज है और लय युक्तम ये तीनों एक ही चीज है। जो गद्य होता है उसको हम पढ़ते हैं, जैसे कि बाण भट्ट का है गद्य काव्य, कादम्बरी सुबंधु का है, वासव दत्ता दंडी का है, दशरूप दश कुमार चरितम आदि। तो छंद रहित काव्य होगा, उसको हम गद्य कहेंगे। उत्तर होगा क। गद्य पद्यमयम काव्यम किम भवति, गद्य पद्यमयम काव्यम, गद्य काव्यम, पद्य काव्यम, चंपू काव्यम, नाट्यम। तो गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू इत्यभिधीयते, ये पंक्ति याद रखिए। गद्य पद्यमय काव्य को चंपू कहते हैं। उत्तर होगा ग। और महाकाव्य न्यूनाति न्यूना सर्गा भवन्ति, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग हो सकते हैं? तो महाकाव्य में अधिकतम 50 सर्ग लिखा गया है रत्नाकर के द्वारा हर विजयम में, और श्लोकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। श्लोकों की संख्या लगभग 4321 श्लोक हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं सर्ग कितने होते हैं, कम से कम सर्ग कितने होने चाहिए, जिसे हम महाकाव्य कहते हैं। तो ये कहेंगे सप्त षट पंच अष्टौ, 7 6 5 8 अष्टौ, ये याद रखिए घ। आपका ये उत्तर होगा। और इससे आगे फिर देखते हैं। अब यहां पर देखिए 45 नंबर प्रश्न है, गद्य काव्यस्य भेदौ स्त। जब भी भेदौ शब्द इस तरह से निशान लगे हुए हैं तो आपको समझ लेना चाहिए ये 2 का प्रतीक है। एक द्वौ त्रय चत्वार द्वौ भेदौ अस्ति, गद्य काव्य के 2 भेद है, कथा और आख्यायिका। नाट्य तत्वानाम समुचितम वैशिष्ट्यम चिन्ह। तो नाट्य तत्व जो होते हैं, नाटक के अंदर जो बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे विशाल ढंग से मैंने आपको पढ़ाया नाटक, तो उसमें वैशिष्ट्य क्या है, इसके लिए 4 प्रश्न आपको करने हैं। नाटके मुख्य रस भवति, नाट्य के अंदर, नाटक के अंदर मुख्य रस क्या होना चाहिए? श्रृंगार वीर शांतानाम एको रसः, श्रृंगार वीर शांतानाम। अब यह देखिए, हास्य लिखा है, रौद्र लिखा है, भैया ने लिखा है, एक वीर लिखा है, तो हमारा जो है वीर रस यहाँ पर ठीक है ख। श्रृंगार वीर शांतानाम एको अंगीरस एव स्यात्। नाटके न्यूनाति न्यूनांकाः भवन्ति, नाटक में कम से कम इतने अंक होने चाहिए, 7 6 5 8। तो हमारे पास नाटक में कम से कम 5 अंक होने चाहिए, ये चीजें आती है। और उसके बाद संस्कृत नाटकेषु आरंभे भवति, संस्कृत नाटक के आरंभ में होता है। आरंभ में क्या होता है? स्तुति, नांदी पाठ। भरत वाक्य बिल्कुल अंत में होता है, संवाद तो सारी चीजें हैं। तो नांदी पाठ होगा तो हम इसे क में लेकर आएंगे। और आगे देखते हैं, संस्कृत नाटकेषु हास्य पात्रम कथ्यते। संस्कृत नाटक में एक पात्र होता है जिसका काम है हंसाना। मित्रम विदूषकः नृपः भटः, उसको हम क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं, या विदूषक कहते हैं, भट्ट कहते हैं, नृप कहते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं? विदूषक कहते हैं। इसी को फुलिश कहते हैं, फूल कहते हैं। और इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास ख। संस्कृत नाटकेषु अंतः भवति, संस्कृत नाटक में अंत में होता है। क्या होता है अंत में? अंते भवति, अंत में क्या होता है? भरत वाक्यम भवति, भरत वाक्य अंत में होता है। नाटक हमेशा सुखांत होगा और अंत में भरत वाक्य होगा। तो इस तरह से मैंने आदर्श वचन के आधार पर, आदर्श कथन के आधार पर मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर आपके सामने रखे। और आदर्श प्रश्न पत्र को आपने देखा, सुना, समझा। और मैं चाहूंगा कि आप सभी छात्र जितने भी हैं इसका अधिकतम फायदा उठाएं।
और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं।